मैं समीर पांडे, विज्ञान अध्यापक श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलाम सुल्तानपुर के प्रांगण में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है बल तथा गति के नियम, जो कि कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान का दूसरा अध्याय है, जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है बल तथा गति के नियम। सबसे पहले आ रहा है बल। तो पहले हम बल के बारे में चर्चा करते हैं, जानते हैं बल कहते किसे हैं। बल की पहले से परिभाषा होती है, बल किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का अथवा खिंचाव को बल कहते हैं। किसी भी वस्तु पर आप या धक्का लगाइए या उसको खींचिए तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु पर बल कार्य कर रहा है। उदाहरण के लिए कोई वस्तु हमको कहीं ले जानी है, या तो उसे हम खींच के ले जा सकते हैं या उसे धक्का दे करके उसे उचित स्थान पर पहुंचा सकते हैं। अब हम बल के बारे में जानें तो बल का जो SI मात्रक होता है न्यूटन। इसे हम न्यूटन में मापते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बल कितने प्रकार के होते हैं। प्रबलता के आधार पर बल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा संतुलित बल। संतुलित बल मतलब बैलेंस्ड फोर्स, ऐसा बल जो संतुलित हो, संतुलन की अवस्था में हो। एक उदाहरण के माध्यम से हम पहले आपको बता देते हैं कि संतुलित बल होता क्या है। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल एक साथ कार्यरत हो और उनका परिणामी शून्य हो, तो उस बल को हम संतुलित बल कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, जैसे कोई मेज है और उसके ऊपर हम कोई वस्तु को रखे हैं। इस पर दो बल कार्यरत हैं, एक है x, दूसरा है y। मान लीजिए कि x का मान है 10 न्यूटन और y का मान है 10 न्यूटन। इस अवस्था में 10 न्यूटन दोनों तरफ के बल क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो ये दोनों का परिणामी निरस्त होकर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, ये दोनों बल बराबर है और विपरीत दिशा में है, एक इधर है और एक इधर है, बराबर है और विपरीत है। तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे और इनका परिणामी जो हो जाएगा शून्य इस वस्तु पर। अतः इस वस्तु में कोई गति संभव नहीं होगी। तो इस प्रकार के बल को हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल। दूसरा है हमारा असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। इसको समझने के लिए पहले हम इसकी परिभाषा आपको बता रहे हैं। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल एक साथ कार्यरत हो और उनका परिणामी बल शून्य ना हो, बल्कि कुछ ना कुछ हो, तो इस बल को हम कहेंगे असंतुलित बल। सेम इसी एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं कि कोई डेस्क है और इसके ऊपर कोई वस्तु हमने रख दी है। दो बल इस पर कार्यरत हैं, x और y। यहाँ पे x का मान लेते हैं 5 न्यूटन और इसका मान लेते हैं 10 न्यूटन। अब देखते हैं दो या दो से अधिक बल तो कार्यरत है, लेकिन इन दोनों बलों के मान जो है बराबर नहीं है। तो ये वस्तु क्या होगी, जिस तरफ से ज्यादा बल होगा उस तरफ ये गति करने लगेगी। तो इस तरह के बल को हम कहेंगे असंतुलित बल। असंतुलित बल के हम दैनिक जीवन में कुछ उपयोगों को देख सकते हैं। असंतुलित बल का क्या काम है कि यह स्थिर वस्तु गतिशील बना सकता है, गतिशील वस्तु को स्थिर बना सकता है, किसी वस्तु के वेग को बढ़ा सकता है, किसी वस्तु के वेग को घटा सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि असंतुलित बल के कारण ही गति संभव है। असंतुलित बल की अनुपस्थिति में कोई भी वस्तु गति नहीं कर सकती है। न्यूटन के गति के नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। असंतुलित बल के कारण गति संभव होती है और न्यूटन ने गति के निम्नलिखित 3 नियमों को दिया है। सबसे पहला हम देखते हैं न्यूटन के गति का जो पहला नियम है, इसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। यानी कि जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, उसका एक अन्य नाम है जड़त्व का नियम। तो पहले हम जान लेते हैं जड़त्व किसे कहते हैं। किसी वस्तु में अपनी प्राकृतिक अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं। जैसे कोई वस्तु कहीं भी रख दी जाए
तो वह वहीं की उसी अवस्था में बनी रहनी चाहती है और वह अपने स्थान परिवर्तन का विरोध करती है। इस तरह से हम जड़त्व की परिभाषा बता सकते हैं कि किसी वस्तु की अपनी ही स्थिति में बने रहने की प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व अब हम जान चुके हैं, तो हम चलते हैं जड़त्व के नियम के ऊपर। तो जड़त्व का जो नियम है वो है कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह रुकी ही रहेगी, अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो हमेशा वह चलती ही रहेगी। तब तक चलती रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल आ करके उसकी अवस्था को परिवर्तित ना कर दे। अब इसी नियम को हम न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहते हैं। दैनिक जीवन में हम इसके विविध उदाहरणों को देख सकते हैं, जिसमें से कुछ उदाहरण हम आपको बताने जा रहे हैं। जिसमें से पहला उदाहरण है, जैसे एक हम गिलास लेते हैं, गिलास के ऊपर एक कागज का गत्ता रख देते हैं। गत्ता रखने के बाद इस गत्ते के ऊपर एक हम 5 रुपए का सिक्का रख देते हैं। किसी का भी सिक्का रख सकते हो। सिक्का रखने के बाद हम इस कागज के गत्ते को अपने हाथ से थोड़ा सा धक्का देते हैं। तो दूसरी कंडीशन में देखते हैं कि गिलास इसी जगह पे है और सिक्का भी उसी जगह पर रुका हुआ है और एक कागज का गत्ता आकर के नीचे गिर जाता है और जड़त्व के कारण हमारी तीसरी अवस्था हो जाएगी कि ये सिक्का जो है इस गिलास में गिर जाएगा। ऐसा तभी संभव है जब ये सिक्का जड़त्व के नियम का पालन करे। कहने का अभिप्राय है कि जब हमने धक्का दिया तो ये जो कागज का गत्ता है गति अवस्था में आ गया, बल इस पे लगा तो गति अवस्था में आ गया, लेकिन सिक्के के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये अपनी पुरानी स्थिति में ही बने रहना चाह रहा था और ये यहीं पे रुका हुआ था। गत्ता तो यहाँ से हट गया लेकिन ये सिक्का वहीं का वहीं रह गया और परिणाम क्या हुआ, वो सिक्का गिलास में गिर गया। एक अन्य उदाहरण हम लेते हैं दैनिक जीवन में जड़त्व के नियम का, जिससे हम इसको स्पष्ट कर सकें। जब हम वृक्ष की डालियों को हिलाते हैं तो डाली से फल अपने आप अलग हो जाते हैं। ऐसा जड़त्व के कारण ही होता है। इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई वृक्ष है और उसके डाली में फल लगे हुए, जब हम इस डाली को बल लगा करके इसमें गति उत्पन्न कराते हैं तो डाली तो गति अवस्था में जाती है, लेकिन जड़त्व के कारण फल अपनी ही अवस्था में बने रहना चाहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये फल डाली से अलग हो जाते हैं और गिर पड़ते हैं। अब हम न्यूटन के गति के दूसरे नियम पे चलते हैं। गति का दूसरा नियम क्या है कि गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब यहाँ पे चर्चा होती है कि संवेग कहते किसे हैं। संवेग का अभिप्राय है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। V क्या है, इसे ही हम संवेग कहते हैं। और संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। यही न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। इसे हम सिद्ध करते हैं। माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, प्रारंभिक वेग u है तथा अंतिम वेग v है, तो इसका प्रारंभिक संवेग v1 बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे वेग। अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, v2 बराबर m गुणे v। और संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, p2 माइनस p1, यानी कि mv माइनस mu। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, p2 माइनस p1 बराबर m
v माइनस u। ये हमारा p2 माइनस p1 इज इक्वल टू m v माइनस u क्या हो गया? संवेग परिवर्तन। अब है संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन दर क्या होगी? p2 माइनस p1 अपान t। तो यहाँ पर हम p2 माइनस p1 का मान यहाँ से उठा करके रख देंगे। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए जाने वाले बल के समानुपाती होती है। तो लगाए जाने वाले बल के समानुपाती होती है परिवर्तन की संवेग परिवर्तन की दर। यहाँ हम देखते हैं ये अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हम हटाते हैं तो हमें नियतांक मिलता है कि और p2 माइनस p1 की वैल्यू हम यहाँ से उठा करके रख दें, हो जाएगा m v माइनस u अपान t। अब हम पहले कर चुके हैं कि a बराबर त्वरण की परिभाषा में v माइनस u अपान t ये इसके बराबर होता है, यानी कि v माइनस u अपान t की जगह पे हम a को रख सकते हैं। हमारा ये रूप हो जाएगा m इज इक्वल टू k इंटू m और ये पूरा हो जाएगा a के बराबर। k का मान प्रयोगों द्वारा एक होता है, अतः हम k की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो जाएगा हमारा m बराबर m a। यही न्यूटन के गति के दूसरे नियम का स्वरूप है, m बराबर m a। यहाँ से हम देखते हैं कि हमें एक बल की नई परिभाषा मिलेगी। बल किसके बराबर होता है? m गुणे a। अर्थात किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती या बराबर होता है। अब हम चलते हैं न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर। न्यूटन के गति का जो तृतीय नियम है इसका एक अन्य नाम है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, एक्शन रिएक्शन नियम। तो अर्थात प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसी नियम को हम न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहते हैं। एक बार आप फिर से सुन लीजिए कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, उसे हम कहते क्या है? परिभाषा क्या है उसकी? हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि जैसे किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाएंगे, जिस दिशा में भी लगाएंगे, वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल उसके विपरीत दिशा में लगाएगी। अगर हम इस दीवार को खूब तेजी से मारेंगे, जितनी तेजी से हम इस दीवार को मारेंगे, यह दीवार भी हमारे ऊपर उतनी ही तेजी के साथ प्रहार करेगी। यही नियम कहलाता है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन के गति का तीसरे नियम का जो स्वरूप है उसका दैनिक जीवन में हम कई तरह से अनुभव करते हैं। जैसे जब हम नदी के किनारे नाव से उतरते हैं तो जितने ही बल के साथ हम अपने पैर को जमीन पर रखते हैं, जितना बल हम आगे की तरफ लगाते हैं, उतना ही बल हमारे पिछले पैर से नाव की तरफ लगता है और नाव उतनी ही तेजी से पीछे जाती है। एक अन्य उदाहरण भी है, जैसे बंदूक से जब हम गोली छोड़ते हैं तो जितने ही वेग के साथ बंदूक से गोली आगे की तरफ जाती है, वो गोली भी बंदूक के ऊपर उतना ही बल पीछे की ओर लगाती है, इसीलिए बंदूक से हमें पीछे की ओर धक्का लगता है। यहाँ पर हम न्यूटन की गति के 3 नियम तक अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे का वीडियो हम अगले वीडियो में अगले पार्ट से अध्ययन करेंगे।